everyone, welcome to Physics Simplified, where learning physics is fun and simplified. 1D infinite potential well के बारे में सीखेंगे. सबसे पहले asymmetric. ये है asymmetric infinite potential well, square well. जो region 2 है 0 to A, वो potential well की लेंथ है. यहाँ पे V जो है वो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे होगा एक फ्री पार्टिकल, और हमें पता है कि फ्री पार्टिकल में V जो है वो 0 होता है पोटेंशियल, क्योंकि कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होता उस पर. ठीक है. और ये जो रीजन्स 1 and 3 हैं, इन पे होगा पोटेंशियल इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं. तो हमें पता है कि ये जो हाइट ऑफ द पोटेंशियल वेल है ये इनफाइनाइट है, और हमें पता है कि अगर जब पोटेंशियल वेल की हाइट इनफाइनाइट होती है तो जो पार्टिकल है वो टनल नहीं कर सकता, तो यहाँ से बाहर वो जा ही नहीं सकता, किसी भी हालत में टनल नहीं कर सकता. तो रीजन्स 1 और 3 में तो हमें पता है कि जो वेव फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां तो होगा ही नहीं कभी पार्टिकल. ठीक है. तो अब हम रीजन 2 की बात करते हैं. रीजन 2 को अगर हमें उसका वेव फंक्शन निकालना है तो हमको ये श्रोडिंगर्स इक्वेशन जो है ये हमें सॉल्व करनी होगी. ठीक है. तो फॉर रीजन 2 जो है v इज इक्वल टू 0 होगा, तो v वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद h का स्क्वायर बाय 2m जो है उसको e के साथ लेके जाओ, उसके बाद इस पूरी टर्म को वापस LHS में लेके आओ, तो ये इस फॉर्म का हो जाएगा d स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे k जो है वो हमने लेट किया है 2me अपॉन h का स्क्वायर को हमने k स्क्वायर लेट किया है. तो हमें पता है ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन होता है वो साइन कॉस के टर्म्स में होता है, राइट. तो साइन कॉस के टर्म्स में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स. तो ये है हमारा जनरल सोल्यूशन अभी के लिए. ठीक है. अब हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, कॉन्स्टेंट्स a और b की. तो उसके लिए हम लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस. इस बाउंड्री पे और इस बाउंड्री पे ऑब्वियसली, और दोनों पे जो इक्वल होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि रीजन 1 पे भी x लेस देन 0 पर भी जो वेव फंक्शन है वो 0 है, और x ग्रेटर देन a पे भी जो वेव फंक्शन है वो 0 है, क्योंकि वहां पार्टिकल नहीं है. ठीक है. तो बाउंड्री कंडीशन जब हम x इज इक्वल टू 0 पे लगाएंगे तो क्या होगा, a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स जो है वो 0 होगा, जहाँ पे के एक्स जो है वो 0 होगा. तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 इज 0, और बची ये टर्म b कॉस के एक्स इज इक्वल टू 0. अब ये 0 तभी हो सकती है जब b 0 हो, क्योंकि कॉस तो 0 नहीं हो सकता, 0 पे कॉस की वैल्यू तो 1 है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि b 0 है. ठीक है. फिर हम आते हैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन पे, x इज इक्वल टू a पर. x इज इक्वल टू a पर अब जो हमारा वेव फंक्शन बना था वो a साइन के एक्स रह गया ना, क्योंकि b तो 0 हो गया. ठीक है. तो अभी हमारा ये वेव फंक्शन बचा है, तो इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 क्योंकि थर्ड रीजन में भी 0 है वेव फंक्शन. तो a साइन के a इज इक्वल टू 0, और साइन 0 कब देता है, जब के की वैल्यू n पाई होगी, राइट. तो के a इज इक्वल टू n पाई, तो हम इससे निकाल सकते हैं k इज इक्वल टू n पाई बाई a. तो हमारा जो फाइनल वेव फंक्शन बना वो ये बना a साइन n पाई बाई a x. ठीक है. ये थी एसिमेट्रिक इनफिनाइट पोटेंशियल वेल की बात. अब इसमें n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, ना कि 0 से. ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखो कि n अगर हम 0 रख ले तो k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि k n पाई बाई a होता है. तो k 0 हो गया, तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो भी a साइन के एक्स है, a साइन के एक्स है. तो अब ये भी 0 हो जाएगा, तो वेव फंक्शन 0 हो गया. इसका मतलब पार्टिकल है ही नहीं, पार्टिकल की एनर्जी 0 है, विच इज नॉट पॉसिबल. सो नो एडमिसिबल पार्टिकल विद 0 एनर्जी कैन बी प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स. तो इसलिए n हमेशा 1 से स्टार्ट होता है पोटेंशियल वेल के केस में. ठीक है. फिर अब हमें नॉर्मलाइज करना है ये वेव फंक्शन. तो ये वेव फंक्शन है हमारा a साइन n पाई बाई एक्स. x जो है वो जब 0 टू a पे है. ठीक है. ये हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है. साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1. इंटीग्रेशन होगा 0 से a तक, क्योंकि जो पोटेंशियल वैल्यू है वो हमारा 0 से a ही जा रहा है. ठीक है. फिर a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई बाई a एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1. अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो साइन स्क्वायर जो है वो हमें 1/2 1 माइनस कॉस 2
थीटा देगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बाहर आ गया, फिर अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो 1 बनेगा x और cos बनेगा साइन अपॉन 2πn/a, और इस पे लिमिट्स लगाएंगे 0 to a, तो ये हमें देगा a, ठीक है। तो a स्क्वायर बाय 2 a इज इक्वल टू स्मॉल a इज इक्वल टू 1, तो जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a है वो हमें देगा √2/a। तो हमारा जो फाइनल वेव फंक्शन बना इनसाइड द वेल वो बना √2/a साइन n/x/a। जो n है वो 1 से स्टार्ट होगा, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड होगा, ठीक है। अब हमें इसके एनर्जी आइगन वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। डिस्क्रीट एनर्जी आइगन वैल्यूज आएंगी। हमने लेट की थी प्रॉपर्टी k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me/h पिछली स्लाइड में, ये देखो यहाँ पर, राइट। तो k ये है हमारा। फिर अगर हम इसमें k की वैल्यू डाल दें n/a जो हमने निकाली है, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 2me/h²। और अब हम इस सबको इस तरफ ले जाए तो हमें e की वैल्यू मिल जाएगी, यही हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू है। तो e जो है वो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma² हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट पे देखो, ग्राउंड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 1 इस केस में, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma²। अब हम इस बेसिक क्वांटिटी को इवन लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए देखें, अगर हमें इसमें रिलेशन निकालना है तो n इज इक्वल टू 2, तो n स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, तो 4 पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma²। तो ये किसके बराबर है 4 इवन के। सिमिलरली अगर हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखें तो वो एनर्जी जो हो जाएगी वो 3 स्क्वायर इवन हो जाएगी, यानी 9 इवन। तो इससे हमें एक रिलेशन मिल गया कि किसी भी nth स्टेट के लिए n स्क्वायर इवन वैलिड होता है, इक्वल होता है उसके, ओके। अब आप देखो, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स हैं तो उनके बीच में क्या डेल्टा ई होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा। तो n और n+1 दो हम लेवल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो n+1 का होल स्क्वायर पाई ये इवन है बेसिकली, इवन। तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इवन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2n+1 और ये इवन पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma², ठीक है। अब आप देखो कि ये जो वो है डिस्टेंस बिटवीन टू लेवल्स डेल्टा ई जो है वो एज n इंक्रीजेस, तो जो डेल्टा ही है वो भी इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही। और ऐसे भी देखो तो इन दोनों के बीच में 2 और 1 के बीच में कैसे आएगा n स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये 3e1। अब 3 और 2 के बीच में देखो तो 3 से क्या आएगा 9n स्क्वायर, 2 से आएगा 4n स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचा 5e1। तो 3 से 4 के बीच में देखो तो 4 16 माइनस 3 9, तो ये आया 7e1, ठीक है। अब अगर आप एक केस नोटिस करो तो अगर हम a को इन्फिनिटी को तरफ ले जाएं तो डेल्टा ई जो है वो 0 पे आने लगेगा, क्योंकि ये देखो a जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा ई के। तो a अगर हम बढ़ाते रहेंगे इनफाइनाइट वैल्यू तक, तो e जो है वो अल्टीमेटली 0 पे आ ही जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज होता है। तो जब ये 0 पे आ जाएगा तो बेसिकली अब डिस्क्रीट लेवल्स नहीं रह जाएंगे एनर्जी के, वो कॉन्टिनम बन जाएगा। तो कॉन्टिनम रीचेस, द स्टेट ऑफ कॉन्टिनम रीचेस, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी एनर्जी आइगन वैल्यूज की। अब हम आते हैं मोमेंटम आइगन वैल्यूज पे। तो मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन हमें पता है p² E = p²/2m। E की वैल्यू हम डाल सकते हैं, हमें E की वैल्यू पता है फॉर दिस पर्टिकुलर केस n स्क्वायर पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma²। इसमें सॉल्व करो तो P की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस n पाई h² अपॉन a, ओके। तो फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स अब डेल्टा P भी निकालना है। तो डेल्टा P कैसे निकालेंगे फॉर लेवल्स n एंड n+1। तो n की जगह n+1 रखो और दूसरे वाले की जगह n रखो, तो कितना आएगा पाई h² अपॉन a। तो ये जो है हमारा डेल्टा P हो जाएगा। किसी भी 2 वैल्यूज के लिए ये n पे डिपेंडेंट नहीं है, आप ये भी देख सकते हो। जो डेल्टा E है वो n पे डिपेंडेंट है, लेकिन P जो है डेल्टा P वो n पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना।
अब वेरियस आइगन स्टेट्स ऑफ द पार्टिकल इनसाइड 1D बॉक्स। अब हमने वेव फंक्शन तो निकाल लिया, अब लेकिन हमें उसको प्लॉट भी करना आना चाहिए, राइट। तो एक ये चीज याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर ग्राउंड स्टेट हमारा n=1 से स्टार्ट होता है तो नोड्स जो हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए n-1 होते हैं, और अगर हमारा ग्राउंड स्टेट 0 से स्टार्ट होता है n=0 से, तो नोड्स जो हैं वो n होते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा ग्राउंड स्टेट है वो n=1 से स्टार्ट है, तो नोड्स जो हैं वो n-1 रहेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो ग्राउंड स्टेट n=1, तो कितने नोड्स हुए, 0 नोड्स हुए। तो ये सिंपली नोड्स जो हैं वो एक्सक्लूडिंग, यहाँ तो बाउंड्री कंडीशंस पे 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है, ठीक है, तो वो फाइनाइट होना चाहिए। ये देखो हर केस में जो बाउंड्रीज है उस पर तो 0 ही रहेगा। नोड्स क्या है, नोड्स एक्सक्लूडिंग द बाउंड्रीज है, नोड्स आर जीरोस एक्सक्लूडिंग द बाउंड्रीज। तो यहाँ पे बाउंड्री के अलावा कहीं 0 नहीं हो रहा वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये बना n=1 ग्राउंड स्टेट के लिए। अब n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए देखो तो n=2 है, तो 1 नोड हुआ, n-1 1 नोड। तो अब 1 नोड हम कहाँ बनाएंगे, सेंटर पे बनाएंगे, और वेव फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है फ्रॉम 0। तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है, और ये सेंटर पे x=a/2 पर ये जो है कट कर रहा है, 0 दे रहा है, x=0 दे रहा है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n=3, तो 2 नोड्स, ठीक है। तो 2 नोड्स कहाँ आएंगे, सिमेट्रिकली आने चाहिए, तो ये जो है 2 नोड्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये थी वेरियस आइगन स्टेट्स निकालने की ट्रिक, बेसिकली प्लॉट करने के लिए। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज पे। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो वेव फंक्शन का स्क्वायर, और इंटीग्रेट करो तो ये जो होती है ये प्रोबेबिलिटी होती है। ये वॉल्यूम एलिमेंट है, चाहे वॉल्यूम हो या फिर dx हो, ऐसे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये वॉल्यूम, तो ये प्रोबेबिलिटी होता है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बस इतनी बची हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो इसका हमें प्लॉट चाहिए। अब आप देखो कि स्क्वायर टर्म है, तो स्क्वायर टर्म का कभी भी नेगेटिव पार्ट नहीं होता, तो रहेंगी इनकी शेप्स नोड आइगन स्टेट्स जैसी ही, जैसे n=1 के लिए ये आइगन स्टेट थी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये आइगन स्टेट थी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए ये आइगन स्टेट थी, राइट। नोड्स काउंट करो, 0 नोड, 1 नोड, 2 नोड्स, ठीक है, ऐसे। तो ये थी आइगन स्टेट्स साई। तो शेप बिल्कुल सेम रहेगी, सब कुछ बिल्कुल वैल्यूज सेम रहेंगी, बट एक्स की वैल्यू सेम रहेंगी ऑब्वियसली, साई की तो बढ़ेंगी क्योंकि स्क्वायर है, साई का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो लेकिन एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये देखो कि 0 से a तक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप है, बट जो है सब पॉजिटिव हो गया। इसमें भी एग्जैक्ट शेप है पर सब पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज निकाल सकते हो उनकी शेप। अब आती है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो ये थोड़े आने चाहिए, ठीक है। तो एक्स की पोजीशन की आइगन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है उसको हमें पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकलती है। डायरेक्ट फॉर्म में देखिए तो ऑपरेटर बीच में, यहाँ साई और यहाँ साई, इंटीग्रेशन में साई स्टार एक्स ऑपरेटर साई dx, तो साई स्टार ऑपरेटर और साई dx, 2/a बाहर आ जाएगा, x ये रहा, साइन का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2/a बाहर है। साइन स्क्वायर को उसी प्रॉपर्टी से 1 - cos 2 थीटा कर सकते हैं, 1/2 1 - cos 2 थीटा, तो ये 1/2 1 - cos 2πnx/a dx। अब इसे इंटीग्रेट करो, इसे मल्टीप्लाई करो पहले अंदर x को, तो ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करके x² 2 हो गया, ये 2 जो है ये बाहर आ चुका है, ठीक है। तो ये जो x² 2 हो गया, इस पे लिमिट्स लगानी है सिर्फ, और ये जो सेकंड पार्ट है x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस वाली टर्म के साथ, तो ये आएगा, और ये जो है इसे हमें बाय पार्ट से सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट एज इट इज,
सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, देन उसका अगेन इंटीग्रल, तो हमारे पास वापस कॉस आ जाएगा। ठीक है, इस पे लिमिट्स लगाओ 0 to a, तो हमारे पास वैल्यू आ गई a/2, जो कि सही है क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल वैल्यू है वो 0 to a है ना, 0 to a है। तो हमारे जो सारे आइगन फंक्शंस हैं, आइगन स्टेट्स हैं, वो 0 to a के बीच में ही रहनी चाहिए। और अगर हम पोजीशन को भी देखें तो एवरेज वैल्यू ऑफ x क्या होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ x a/2 ही तो आएगी ना, एग्जैक्टली उसका मिडिल पॉइंट। तो दैट इज इट। अब जो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो 0 होगा क्योंकि जो वेव फंक्शन है वो रियल है। किसी भी रियल वेव फंक्शन के लिए जो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो 0 होता है। अब एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 2/a, दोनों का ये है, दोनों का रूट था, रूट हट गया, फिर दोनों का साइन था, साइन स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, तो 2/a बाहर आ गया, साइन स्क्वायर वही सेम प्रॉपर्टी 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये 1/2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2πnx/a dx। अब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे x³ लिमिट्स लगानी है। ठीक है, फिर x ये होगा बाय पार्ट से सॉल्व, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, जो साइन है वो 0 ही देगा 0 to a पे लिमिट्स लगाने पे, तो ये क्वांटिटी पूरी हो गई 0। ठीक है, फिर माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट का डेरिवेटिव x² का 2x, सेकंड का इंटीग्रल साइन अपॉन 2πn/a dx। ठीक है, फिर ये जो है 1/a a³ माइनस, फिर अब इसे अगेन बाय पार्ट से सॉल्व करना होगा, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल। ठीक है, अब लिमिट्स लगाओगे 0 to a, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, -2, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 2 बाहर, फिर सेकंड का इंटीग्रल, और नीचे कांस्टेंट वाली टर्म एक और आ जाएगी बिकॉज इंटीग्रेशन दोबारा हुआ है dx। ठीक है, फिर इस पे लिमिट्स लगाओगे तो ये वैल्यू आएगी, और इस पे लिमिट्स, इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन की टर्म आएगी वापस, और हमें पता है साइन जो है वो 0 और a मतलब किसी भी n π वैल्यू पे 0 ही देगा, तो ये पूरी क्वांटिटी हो गई 0। ठीक है, साइन को देखोगे तो मोस्टली केसेस में साइन जो है वो 0 हो जाता है, तो हमारे पास ये आ गई फाइनल वैल्यू, ये आ गई हमारे पास फाइनल x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, a² 1/a से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो a² 3 - a²/2x² n²। डायमेंशंस भी देखो सही है कि अगर हमारे पास x² की आनी है, अगर हमारे पास x की आनी थी तो a/2 आई, दोनों लेंथ है। अब हमारे पास x² की आनी थी तो लेंथ स्क्वायर की टर्म्स में आई है। ठीक है, डायमेंशंस में। अब p² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, साई*, ये रहा हमारा ऑपरेटर, p² का ऑपरेटर, और ये साई dx, 2/a बाहर, h² बाहर, माइनस बाहर, फिर साइन इधर। हम इसको अब साथ में नहीं लिख सकते दोनों साइन को स्क्वायर करके, क्योंकि बीच में ऑपरेटर में हमें डिफरेंशिएशन भी करना है। वहां हमारे पास सिर्फ x था तो x को हम बाहर कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे dx आ जाता है उसके आगे की जो भी वैल्यू है उसको पहले ऑपरेट करना है उसके ऊपर, और फिर उसके बाद जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में डायरेक्टली। तो एक बार dx हुआ, साइन का बना cos, n π/a साथ में मल्टीप्लाई में आया, फिर cos का वापस बना साइन, तो जस्ट अ सेकेंड, तो फिर से एक और बार ये इसका स्क्वायर हो गया, एक और बार कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे जो है साइन का cos बना डेरिवेशन से, फिर cos का साइन बना, तो माइनस जो है ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2h²/a, ये वाली पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म बाहर, n² π²/a²। अब साइन स्क्वायर बना है तो अब साइन स्क्वायर को हम 1/2 cos 2 थीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा। अब इसे सिंपली इंटीग्रेट करो, कोई बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। 1 का बनेगा x, cos का बनेगा साइन अपॉन 2πnx/a, लिमिट्स लगाओ,
एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ये तो हमारी वो टर्म थी, ठीक है। फिर इससे हमें मिला ए, क्योंकि साइन वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी ए और जीरो पे, ठीक है। तो सिर्फ हमें मिलेगा एक्स के लिए ए। तो ये जो है ये हमारा फाइनल पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी फॉर एसिमेट्रिक केस। अब आता है सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में एग्जैक्टली सेम रहेगा सब, बट जो है लेंथ सेम है लेकिन शिफ्ट हो गया है -a/2 की साइड, मतलब लेफ्ट में a/2 की साइड। तो -a/2 से +a/2 तक x है, ठीक है। पोटेंशियल जो है यहाँ पे इनफाइनाइट है, इसके बीच में यहाँ जो है वो फ्री पार्टिकल है। तो फ्री पार्टिकल है तो v = 0 है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। यहाँ सारा v टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ टनल नहीं कर सकता क्योंकि जो बैरियर की हाइट है वो बहुत इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम चाहें तो इस श्रोडिंगर्स इक्वेशन से हम वापस सॉल्व कर सकते हैं पूरा। इसके ये हमारे पास आएगा बेसिकली, इसके बाद हम इसके ए और बी बाउंड्री कंडीशंस लगा के सब कुछ सॉल्व करना होगा हमें। या फिर हमारे पास एक ट्रिक है, ये ट्रिक है वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी जब शिफ्ट होगा पोटेंशियल वेल का, मतलब राइट हो लेफ्ट हो कहीं पर भी हो, और लेंथ अगर सेम है, प्रोवाइडेड लेंथ सेम रहनी चाहिए पोटेंशियल वेल की। यहाँ पे भी सेम है, देखो -a/2 to a/2 है, पर लेंथ जो है वो a ही है, ठीक है। तो शिफ्ट होगा तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा वेव फंक्शन के लिए। तो साई n = √2/a, a जो है वो लेंथ है, साइन n π/a, और ये ब्रैकेट में x माइनस डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स जो है वो होगा शिफ्ट की वैल्यू। अगर वो डेल्टा एक्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, और अगर डेल्टा मतलब जो पोटेंशियल वैल्यू है वो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ शुरू हुआ है, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है क्योंकि पहले जो था वो 0 to a था, और अब जो है वो -a/2 to a है, तो ये पीछे ही तो गया है ना 0 से। तो -a/2 जो है वो डेल्टा a/2 हुआ बिकॉज लेफ्ट शिफ्ट। अब √2/a sin n pi a x माइनस प्लस a/2 सॉल्व करोगे साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। तो जो साइन n π/2 है ये तो 1 देगा, लेकिन cos n π/2 जो है वो 0 देगा, तो ये वाली टर्म पूरी 0 और ये बची ये वाली टर्म। तो हमारे पास फाइनल वेव फंक्शन क्या आया, ये √2/a cos n pi x/a। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का फाइनल वेव फंक्शन है इनसाइड द पोटेंशियल वेल, क्योंकि बाहर तो 0 ही होगा इस वाले केसेस में भी, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो यहाँ पे जो है ये है, इसकी वैल्यू है ये कॉस वाली। अब हम आते हैं वेव फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज फॉर द सिमेट्रिक केस। तो सिमेट्रिक केस के लिए अगर हम ग्राउंड स्टेट पे देखें तो ग्राउंड स्टेट पे n = 1 है। नोड्स वाली ट्रिक इसकी सेम ही रहेगी, किसी भी सिस्टम के लिए वो नोड्स वाली ट्रिक चलेगी। और अगर n ये क्योंकि स्टार्ट हो रहा है n = 1 से ही, ये भी n = 1 से ही स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा। तो n = 1, 0 नोड्स एग्जैक्टली सेम, बस इसका जो वेव फंक्शन है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली उतना ही शिफ्ट होगा जितना हमारा पोटेंशियल वेल का शिफ्ट हुआ है। तो -a/2 टू +a/2, 0 नोड्स। सिमिलरली उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो भी सेम रहेगी, ये भी -a/2 से +a/2, ठीक है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2, नोड्स कितने हुए, 1 नोड, ये रहा हमारा 1 नोड, बस यहाँ पे x की वैल्यू हो गई -a/2 टू +a/2, ठीक है। फिर इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी ये होगी एग्जैक्टली सेम, बस ये जो x है वो -a/2 टू +a/2 हो जाएगा, और ये जो सेंटर पे है ये x = 0 पे देगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n = 3, 2 नोड्स, राइट, 2 नोड्स, ये रहा हमारा फर्स्ट नोड, ये रहा हमारा सेकेंड नोड, x की वैल्यू -a/2 से +a/2, सेम ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सॉरी -a/2 से +a/2, सब कुछ पॉजिटिव, और जो नोड्स हैं वो एग्जैक्टली सेम उन्हीं पोजिशन पे।
अब सिमेट्रिक केस की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू x की जो है वो 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि कोई भी आप वेव फंक्शन देखो, वो जो है वो x मतलब उसकी मतलब ऐसे एक वेव फंक्शन है, तो x इज इक्वल टू 0 हुई तो उसकी एक्सपेक्ट एवरेज वैल्यू होगी ना, चाहे वो खुद जो वेव फंक्शन है वो एसिमेट्रिक है, ये जो फंक्शन है वो एसिमेट्रिक है n इज इक्वल टू 1 पे, लेकिन जो उसकी एवरेज वैल्यू हो तो 0 ही हुई ना, और जो वेव फंक्शन है वो रियल है कॉस के टर्म्स में, तो जो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो भी 0 ही होगा। अच्छा, एक चीज और, इसमें इवन ऑड भी देखना है। ये जो है x इज इक्वल टू 0 के मतलब x इज इक्वल टू 0 इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें हमें एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक देखना होगा। तो ये जो है ग्राउंड स्टेट, ये है सिमेट्रिक, मिरर इमेज है बिल्कुल। n इज इक्वल टू 2 जो है यह है एसिमेट्रिक, इसकी मिरर इमेज है बट इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मिरर इमेज है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पता होने के लिए x इज इक्वल टू 0 जो है वही उसका मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पता करने की। अगर एग्जैक्ट मिरर इमेज है तो सिमेट्रिक है, अगर इन्वर्टेड मिरर इमेज है तो एसिमेट्रिक है। नहीं, मतलब ये इवन फंक्शन है n इज इक्वल टू 1 का, और ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो है ये बिल्कुल, अगर यहाँ से देखो तो ये एग्जैक्ट मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो ये जो है ये सिमेट्रिक है और ये इवन फंक्शन है। ठीक है, तो n जो है 1 2 3 n जो है 1 2 3 4 सो ऑन, इवन ऑड इवन ऑड, ऐसे ऐसे करते करते ऑल्टरनेटली इवन ऑड चलते हैं। तो हम इसकी कर चुके। अब एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर साई स्टार एक्स स्क्वायर और साई स्टार वही रहेगा जो साई है, तो कॉस को हम एक साथ लिख सकते हैं, 2/a जो है वो हमने बाहर निकाल दिया। एक्स स्क्वायर हमारा ऑपरेटर है जिसको हम कहीं भी लिख सकते हैं कि ये एक्स है, कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं है कि हमें उसको ऑपरेट करना पड़े प्रॉपरली। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर को 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा की टर्म्स में लिखो। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2n पाई x बाय a, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा a, 1/a बाहर, और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म्स के साथ, a के साथ, कॉस के टर्म्स के साथ, 1 के साथ और कॉस के टर्म के साथ, तो ये एक्स स्क्वायर dx और ये एक्स स्क्वायर कॉस 2n पाई x बाई a dx, ये जो है x³/3 दे देगा, इस पे लिमिट्स लगाओ, और ये जो है बाई पार्ट से सॉल्व होगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, साइन है तो ये 0 ही देगा, चेक कर लेना, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रल। ठीक है, फिर इससे जो है हमारे पास लिमिट्स लगा कि ये वैल्यू आई है, ये तो हमारे पास 0 हो गया, इसको हम फिर बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रल को। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, ये इंटीग्रल की वजह से कांस्टेंट आ गया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रल का अगेन इंटीग्रल। अब देखो कॉस का इंटीग्रल साइन का बना, कॉस एक बार इंटीग्रेशन से कॉस के बाद वापस साइन बनेगा, तो जो साइन है वो तो 0 ही दे देगा ना लिमिट्स के बाद, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई। अब इसी पे बस लिमिट्स लगाओ और सॉल्व करो, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी a² प्लस a² माइनस 1 टू द पावर n 2π² n², माइनस 1 टू द पावर n क्यों? क्योंकि ये जो कॉस की वैल्यू है 2n पाई x बाई a, अब इस पे a/2 लिमिट लगाओ, तो क्या बनेगा cos 2n पाई a/2a, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, n पाई। अब cos n पाई जो है, और सिमिलरली अगर माइनस a/2 भी लगाओगे तो हमें पता है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होता है, तो ये सिमिलर ही आएंगे। तो cos n पाई जो है वो हम यहाँ देखो, cos n पाई जो है वो हमें देता है -1 टू द पावर n। ठीक है, तो इसलिए ये -1 टू द पावर n आया। ये हमारी हो गई x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर सिमेट्रिक केस।
अब फिर से पी स्क्वायर की वैल्यू फॉर सिमेट्रिक केस, हमारा जो पी स्क्वायर का ऑपरेटर है वो होगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो माइनस एच कट स्क्वायर बाहर, 2/a दोनों का बाहर निकाला तो रूट हट गया, लिमिट्स लगा, इंटीग्रेशन किया, ये पहले वाले का कॉस, फिर ये डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, फिर ये दूसरे वाले का कॉस dx, ये एज इट इज। इसको एक बार इंटीग्रेट करो कॉस साइन आएगा, साइन को वापस इंटीग्रेट करो, डेरिवेट करो सॉरी, कॉस को डेरिवेट करो साइन आएगा, साइन को डेरिवेट करो वापस कॉस आएगा। तो जो है लेकिन साइन का चेंज आएगा, तो ये माइनस जो है ये प्लस बन जाएगा, फिर और ये मल्टीप्लाई हो गए कांस्टेंट, 2 बार डेरिवेट किया तो 2 बार मल्टीप्लाई हुए तो स्क्वायर आया, इस कांस्टेंट को बाहर लेके जाओ तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ ये ऑलरेडी था तो a क्यूब, ठीक है। अब जो है ये बना कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा को 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ 1/2 यहाँ पे आ गया, 2 से 2 कैंसिल, और ये 1 प्लस कॉस 2 पाई nx बाई a dx, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसे इंटीग्रेट करो, x कॉस का बना साइन, नीचे आया कांस्टेंट इंटीग्रेशन का, लिमिट्स लगाओ -a/2 टू +a/2, तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज, और ये जो साइन है तो ऑब्वियसली 0 दे देगा, चेक कर लेना, और x जो है वो a देगा क्योंकि a/2 माइनस माइनस तो प्लस a/2 तो आया a, तो ये बना हमारा पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक केस। अब अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले होते हैं अनसर्टेनिटी के, डेल्टा एक्स, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, ए बी, तो पहले वाले का स्क्वायर अंदर और दूसरे वाले का स्क्वायर बाहर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर का रूट, सिमिलरली फॉर डेल्टा पी, पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर अंडर रूट। तो हमें दोनों केसेस के लिए पी भी पता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बोथ के लिए पी भी पता है, एक्स भी पता है, पी स्क्वायर भी पता है और एक्स स्क्वायर भी पता है, तो ये दोनों आप निकालोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसकी वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ पुट करनी है।